हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे मानव का विकास। तो मानव का विकास कैसे हुआ, क्योंकि हमने हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में बताया था हिस्ट्री क्या है, मानव के विकास की कहानी है। कहानी तो है किसकी? मानव के विकास की। तो मानव का विकास कैसे हुआ, उसने कैसे डेवलपमेंट की, वो ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज चली हुई है। बाकी हम 2-3 लेक्चर कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारा हिस्ट्री का 3rd लेक्चर है, 2 लेक्चर पहले से हो चुके हैं। अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस से स्टार्टिंग से हिस्ट्री करना चाहते हैं तो उन दोनों लेक्चरों को देखें और समझें और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि मानव का विकास हुआ। तो मानव का जन्म कहाँ पे हुआ? मानव का जन्म माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप पर। मानव का जन्म कहाँ पर माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप पर। अब ये इस तरह से मानव के जन्म के क्वेश्चन पे आ जाए तो मानव का या आदि जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। इसी कारण अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा गया है। पालना यानी कि जो हम बच्चे को रखते हैं तो उसको कहा गया कि मानव का पालना, कार्डल ऑफ ह्यूमन काइंड्स। किसको कहा गया है? ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को। अब हम देखते हैं क्यों कहा गया है। एक स्टोरी के रूप में ही इसको चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है हमारा? ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ से क्या पास होती है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और यहाँ से क्या आ जाएगी? ये हमारी कौन सी रेखा आ जाएगी? कर्क रेखा। कहा जाता है कि मानव का जन्म यहाँ पर हुआ, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ और वहाँ से मानव ने अपना सरवाइव शुरू किया। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब मानव को यहाँ पर जन्म हुआ, आज भी यहाँ पर एक जनजाति है, रहती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का मानव था उसकी हाइट छोटी थी, लेकिन आज भी वो जनजाति कहीं नहीं गई, तो उसका डेवलपमेंट नहीं आया। उसका नाम है पिग्मी। तो दुनिया की सबसे छोटे लोग, कद के सबसे छोटे लोग वो कौन से हैं? तो वो पिग्मी जनजाति से हैं। ये कहाँ पर रहते हैं? ये कांगो गणराज्य में के अंतर्गत आता है और वहाँ पर जो कांगो नदी है उसके बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? सबसे पहला टीचर हमारा कौन था? सबसे पहला टीचर हमारा कौन था? वो थी प्रकृति। अब प्रकृति ने हमें सिखाना शुरू किया। अब प्रकृति हमें सिखा रही है तो प्रकृति इस तरह से सिखाएगी कि हम उसमें समझें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ना कोई बुक थी ना कोई टीचर था। तो हमारा टीचर कौन है? हमारा टीचर है नेचर, प्रकृति, और प्रकृति ने सिखाया। तो अब देखते हैं हुआ क्या। तो पहले मानव ने जब यहाँ पर रहना स्टार्ट किया, मानव आराम से जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं गैबोन और इस एरिया में कांगो गणराज्य। तो यहाँ पर मानव ने अपना जीवन चलाना स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या कि जब मानव आराम से रह रहा था तो अचानक संसाधनों की कमी हुई और उन संसाधनों की कमी के कारण मानव के पास रास्ता बचा, या तो वो इधर जाए या इधर चला जाए, क्योंकि इधर तो क्या है? पानी है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब उसके पास 3 रास्ते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया होगा कि मानव माइग्रेट क्यों करता है? तो मानव माइग्रेट करता है संसाधनों की कमी के कारण, या नए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, नए संसाधन ढूंढने के लिए मानव माइग्रेट हो जाता है। अगर उसको वही संसाधन मिल जाए, वहीं पर मिल जाए, तो वो कभी माइग्रेट ना करे। लेकिन माइग्रेशन होता है, इधर से उधर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव के पास संसाधनों की कमी हो जाती है। तो प्रकृति ऐसे हमें सिखाती है। जैसे ही मानव इधर गया तो यहाँ पर क्या आ गया उसके लिए? सहारा मरुस्थल। इसका मतलब क्या है? मानव जो यहाँ से गया तो उसको क्या मिला? एक डेजर्ट एरिया मिल गया, मरुस्थल मिल गया। इसका मतलब चेंज जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। जो चीज़ है, नई चीज़ के चक्कर में हम वो भी ख़त्म कर सकते हैं
अच्छा भी हो सकता है। कुछ मानव धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, तो इधर कौन है, इधर सवाना, सवाना घास के मैदान आए। अब मानव पहले किस में था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों में। अब मानव किधर आ गया, सवाना घास के मैदान। जो सवाना घास है, सवाना घास ज्योग्राफी का वर्ड है, घास का के मैदान है, आपको वो भी साथ के साथ याद रखना है। सवाना जो ग्रास लैंड है वो ट्रॉपिकल जोन के घास के मैदानों को सवाना कहा गया। ये अफ्रीका में भी हैं और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। वो लगभग कितने थे, 4.5 फुट के थे। घास इतनी लंबी होती है उसकी, लेकिन मनुष्य भी 4.5 फुट का है। तो अब यहाँ पर मनुष्य को दिक्कत क्या आई, पहले वो झुककर चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसको समस्या आई यहाँ पर, और उसने सीधा चलने की कोशिश की ताकि वो दूर तक देख सके। क्यों दूर तक देख सके, लेकिन दूर तक नहीं देखेगा तो उसको डर आता है। जैसे हम खेत में चले जाते हैं तो हम, फसल बड़ी बड़ी होती है, हम अपने ही खेत में कई बार डर सा महसूस करते हैं, दूर तक नहीं दिखाई देता। गेहूं की फसल है, हमसे छोटी है तो दूर तक दिखाई देता हमें साफ साफ, तब हमें ज़्यादा डर नहीं लगता। इस तरह की व्यवस्थाएं मानव के साथ स्टार्टिंग से ही थी, आज भी हैं। अब मानव झुक के चलता तो 4.5 फुट का भी नहीं रहा। इसका मतलब पहला मानव हाथों को चलने के लिए यूज करता था। अब उसकी समस्या आई तो उसने चलना स्टार्ट किया, खड़े होने की कोशिश की, बैलेंस नहीं बना, किसी चीज़ का सहारा लिया हो। आज जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो आकर ये सारी क्रियाएं हमें समझाता है कि ऐसा मानव ने विकास किया था, आदि मानव ने ऐसे ही विकास किया था। तो पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा पैर रखकर बैलेंस बनाकर खड़ा होने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो मानव आया, पहले मानव को हम क्या बोलते हैं, पहले मानव का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो मानव का आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलो का मतलब है दक्षिण का मानव, पिथेकस का मतलब है जो जो क्या है, पत्थरों के टाइम पर, तो यानी दक्षिण अफ्रीका के, इसको अफ्रीकियन भी बोल देते हैं क्योंकि ये मानव के अवशेष किसी और जगह पर नहीं पाए गए हैं। तो इसकी भी सिर्फ क्या मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी। कहाँ से, अफ्रीका। अफ्रीका कौन सा देश, दक्षिण अफ्रीका से एक खोपड़ी ही प्राप्त हुई है, पूरा मानव का कंकाल नहीं मिला है। और वो भी बताया जाता है कि एक बच्चे का था। तो ये हमारा क्या था, इस तरह बाद में एक महिला का भी अवशेष मिले ऑस्ट्रेलियन पिथेकस में, उसका नाम लिखा गया लूसी। उसका नाम क्या दिया गया, लूसी। तो इस तरह से दो मानव की अवशेष प्राप्त हुए, एक नर और एक मादा। इस तरह से हमारा है लूसी। तो ये क्या है, आदि मानव की पूर्वज है। इस तरह से नाम क्यों रखा गया, ये एक छोटी सी स्टोरी है कि जब वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे तो वहाँ पर एक उन्होंने गाना बजाया हुआ था, कोई गाना होगा लूसी लूसी, और इस तरह से जब उनका एक कंकाल मिला तो उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, उसके डेटिंग का पता लगाया गया, उसकी कितनी उम्र है ये पता लगाया गया, तो नाम रखने के लिए उसका नाम ही लूसी रख दिया गया। इस तरह से ये मानव मिला। थोड़ा सा इसको क्लियर करके फिर समझते हैं। अब हमें पता लगा कि मानव का जन्म कहाँ पर हुआ। मानव का जन्म होता है अफ्रीका महाद्वीप, इसलिए इसको क्या बोला गया, क्या, मानव जाति का पालना। अब यहाँ पर थ्योरी क्या है कि मानव ने प्लान किया, यहाँ से मानव चलना स्टार्ट हो जाता है, कोई इधर गया कोई इधर गया, तो इस तरह से उसको नई नई नॉलेज मिली, नई नई चीज़ें सीखने को मिली और वो आगे बढ़ा। अब जब यहाँ से वो बार बार ये प्रैक्टिस करता है चलने की, तो दो पैरों पर चलने लग जाता है। उस मानव को बोलते हैं होमो
इरेक्टस, क्या कहा जाएगा? होमो इरेक्टस। तो ये 2 पैरों पर चलने वाला मानव है। कौन सा मानव है? 2 पैरों पर चलने वाला मानव। तो मानव अब हाथों को यूज नहीं करता चलने के लिए, किसका यूज कर रहा है? पैरों का। तो 2 पैरों पर चलने वाले मानव को क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। अब वो चल सकता, उसकी स्पीड आ गई, क्योंकि वो 2 पैरों पर चल सकता है। हाथों को चलने के लिए यूज कर रहा था तो वो इतनी दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए मानव ने यहाँ पर पलायन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मानव जब माइग्रेट होता है और वो कहाँ पर पहुँचता है? वो यहाँ अफ्रीका के एक नील नदी पर पहुँच जाता है। जो नील नदी है, नील नदी पर एक सभ्यता विकसित होती है, मानव बस जाता है। तो नील नदी पर एक सभ्यता विकसित होगी जिसको क्या बोलते हैं? इजिप्ट की सभ्यता। किसकी सभ्यता? इजिप्ट की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि पहली सभ्यता कौन सी है? तो पहली सभ्यता कौन सी है? इजिप्ट की सभ्यता है। अब यहाँ से अब ये आराम से मानव जी रहा है, क्योंकि नदी मिल गई, नदी के पास पशु पक्षी होंगे, वो उनका शिकार कर रहा है। होमो इरेक्टस को एक नई चीज खाने को मिल गई, उसका नया भोजन हो गया मछली भी। लेकिन साथ साथ ही क्या कहा जाता है? जब मानव के संसाधनों की कमी हुई, वो होमो इरेक्टस हुआ, थोड़ा सा समझने लगा, तो प्रकृति ने उसको एक चीज और समझाई, आग। कहते मानव ने आग का आविष्कार किया। कैसे? क्या उसके पास माचिस आई? कैसे आविष्कार किया? हम कहते हैं चकमक पत्थर थे, उसे रगड़े। लेकिन उसको समझाया किसने? प्रकृति ने। कैसे? फोटो बर्निंग। आज भी बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है, फोटो बर्निंग के द्वारा, सूर्य की हीट की वजह से आग लग जाती है। ये तो इक्वेटर है, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा हीट होगी, और बारिश नहीं हो रही है तो घास के मैदान सूख जाएंगे। तो हो सकता है कि ये घास के मैदानों में आग लगी हो, बहुत सारे जीव जल गए हों। लेकिन प्रकृति की एक खासियत है, नेचर की एक खासियत है, वो सबको ख़त्म नहीं करता। कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ जीव जंतु सरवाइव कर जाते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ जीव जैसे ही मरे, जल गए, कुछ पूरे जल गए होंगे, कुछ रह गए होंगे। लेकिन मानव भूखा है, तो उसने जैसे ही मांस खाया तो उसको अच्छा लगा। अब वो क्या करेगा? अब धीरे धीरे आगे चलकर वो मांस को भून कर खाना स्टार्ट कर देगा। तो भून कर खाना स्टार्ट कर देगा, उसको अच्छी तरह से पकाकर खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब वो आग को समझ चुका है। धीरे धीरे उसके प्रयोग सीखेगा, पशुओं से अपनी रक्षा करनी सीखेगा। आज भी शेर को आग से डर लगता है, मानव उसको डराता है। सर्कसों में देखते थे चारों तरफ आग जलाकर, शेर से भी हम क्या करवाते थे? कुछ ना कुछ वहाँ पर काम करवाते थे। किससे डरा हुआ था शेर? उस आग से डरा हुआ था। इस तरह से मानव यहाँ पर काम करता है। लेकिन क्या कहा? हर चीज हर समय पर नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? फिर संसाधनों की कमी होगी। अब यहाँ पर मानव अपना पराया मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहा है, तो समूह बनाएगा। एक सभ्यता विकसित होगी तो समूह बनाएगा। कुछ लोग होंगे जो आशावादी होंगे, जो नई चीजों की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। कुछ लोग होंगे जो बचे हुए संसाधनों पर कब्जा करेंगे। तो इस तरह से नया नेचर विकसित हो जाता है मानव के अंदर। तो या कुछ लोगों को बताया गया था कि भाई हम ऐसे आए और इस तरह से पहुंच पाए, सारा मरुस्थल में फंस गए थे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो हमें नदी मिली। यानी हमारे दिमाग में, मानव के दिमाग में एक नई चीज आई, दुख के बाद सुख आता है। जब ज्यादा दुख आ जाए तो सुख आ जाता है। तो इसलिए मानव ने, उन जो आशावादी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम माइग्रेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मानव यहाँ से भी माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अरब का मरुस्थल, अब यहाँ पर क्या आ गया? अरब का मरुस्थल आ गया। तो उसको सारा मरुस्थल की एक्सपीरियंस पता था। उसे पता था अगर ये मरुस्थल को, इस डेजर्ट एरिया को पार कर दिया जाएगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा जमीन मिल सकती है। उसके साथ यही हुआ। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको
दो नदियां मिल जाती हैं। वो यहाँ से माइग्रेट हुआ था। क्यों हुआ था? कुछ लोगों ने बचे हुए संसाधन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया कि ये तालाब, ये बचा हुआ पानी, ये संसाधन मेरे या मेरे लोगों के लिए। इस तरह से कुछ लोग लड़ना नहीं चाहते थे, वो आगे बढ़े और उन्होंने यहाँ पर जाकर नदी मिल गई दो, जिनका नाम है दर्जला और फरात। इनके नाम क्या हैं? दर्जला और फरात। इस तरह से मानव यहाँ पर काम करता है। अब उसने क्या देखा? पानी की कमी। तो मानव क्या करेगा? अब यहाँ पर बसेगा। तो उसने कहा कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो मानव बीच में बसना स्टार्ट कर देता है। दो नदियों की बीच की भूमि को ग्रीक भाषा में मेसोपोटामिया कहा गया है। तो ये धीरे धीरे मेसोपोटामिया की सभ्यता के रूप में विकसित होगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अंदर दो सभ्यताएं होंगी। कौन कौन सी? एक होगी बेबीलोन। कौन सी होगी? बेबीलोन की सभ्यता। और एक होगी सुमेरियन, सुमेरियन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता, इस तरह की व्यवस्थाएं काम करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ताकि बोर्ड क्लियर दिखे, इसलिए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पहले मानव कहाँ था? यहाँ था। यहाँ से यहाँ आया तो एक नई सभ्यता को जन्म दिया। फिर मानव यहाँ से माइग्रेट हुआ, मतलब अफ्रीका से मानव कहाँ गया? एशिया। ये किसका हिस्सा है? एशिया, क्योंकि यहाँ पर भारत है, ये भारत, ठीक है, श्रीलंका। तो इस तरह से मानव किस में आ गया? एशिया के अंदर आ जाता है। उसके पास कितनी नदियां आ गई? दो नदियां उसके पास आ जाती हैं। लेकिन मानव की एक खासियत है, जो वो अचीवमेंट कर लेता है, कुछ नया प्राप्त कर लेता है, तो जिनसे तंग था उनको जरूर बताता है कि उसकी सोच होगी कि तंग होंगे, या पता नहीं क्या सोच थी। इस तरह से वो इनको बताने पहुंच जाता है कि तुमने एक नदी ली थी हमसे, भगवान ने या नेचर ने हमें दो नदियां दी। और यहाँ पर उसको क्या मिल जाते हैं? नई चीज़ें, क्योंकि यहाँ घास के मैदान थे जिस पर बीज आते थे, तो यहाँ पर वो नई नई वनस्पतियों को भी खाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कहते हैं यहाँ पर गेहूँ भी था, यहाँ पर चावल भी थे, लेकिन वो जंगली चावल, जंगली गेहूँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं था। धीरे धीरे वो सिर्फ क्या कर रहा है? फूड गैदरिंग करता है, ताकि आने वाले टाइम पर इस तरह से उसकी चीज़ें बच जाएं। अब वो जंगलों में, इस खास के मैदानों में घूमकर क्या कर रहा है? और रहता कहाँ? दो नदियों के बीच में रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया कि यहाँ पर स्टोरेज करने लग गया, फूड गैदरिंग। तो फूड गैदरिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ वाले लोगों को इसने बता दिया था। तो यहाँ से लोगों ने, जब संसाधनों की और ज़्यादा कमी हुई, तो कुछ लोग क्या करते हैं? दूसरों के संसाधन छीनने की कोशिश करते। तो उन्होंने छीनने की कोशिश की। अब उनको कहा कि जब तुम्हें नेचर ने एक नदी हमने छीनी थी तो दो दी, आगे बढ़ जाओ, चार मिलेंगी, इसको हमारे को दे दो, ये हमें चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि शायद हमारी इस खामोशी को, अच्छाई को इन्होंने कमजोरी मान लिया है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब संसाधनों के लिए झगड़ा स्टार्ट हुआ। अब वो संसाधनों के लिए झगड़ा स्टार्ट हुआ तो कुछ लोग जो स्ट्रांग थे वो आगे आए कि कहीं नहीं जाना, हम देख लेंगे। इस तरह से झगड़े स्टार्ट हुए। अब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो, लेकिन कोई ऐसा तो घर था नहीं, अभी घर तो बने नहीं है कि ताले में रख लें किसी चीज़ को, कहीं छुपा के रख लें, कैसे रखें। तो मानव रहता था वहीं पर रखेगा। तो ये लोग आते थे, उनके फूड गैदरिंग की हुई चीज़ों को, बीजों को, चावल के बीज, गेहूं के बीज, इनको उठाकर ले जाते थे। अब यहाँ पर जो तगड़े आदमी थे उन्होंने स्टोरेज बनाई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप रखो। अब कितना चीज़ रखी, फिर मौसम अच्छा नहीं है तो वो क्या करेंगे? वहाँ से उन चीज़ों को निकालना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आना और जाना, तो कोई सिंबल के रूप में यहाँ पर लिखने की व्यवस्था स्टार्ट हुई। तो आपसे क्वेश्चन आता है
किस सभ्यता की देन है कि जहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ। लिखने का मतलब आज वाला लिखना नहीं है, लेकिन एक पिक्टोग्राफी शुरू हुई, चित्रात्मक लिपि का यूज शुरू हुआ। तो कहाँ से हम पढ़ते हैं किताबों में, सिंधु सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, पिक्टोग्राफी का यूज हुआ है, इसलिए हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए। लेकिन वहाँ पर तो मैच्योर थी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो चित्रात्मक लिपि की शुरुआत कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया से। क्यों हुई? उसकी आवश्यकता थी कि कुछ लोग वहाँ पर सामान दे रहे हैं, फिर मौसम ठीक नहीं है तो उनके वो स्टोरेज है तो उससे लेके भी जा रहे हैं, तो कौन कितना लेकर गया, कौन कितना वहाँ पर जमा करके गया, इसका हिसाब किताब रखना है, तो कोई ना कोई तो व्यवस्था चाहिए। किस पर लिखा, ये भी क्वेश्चन आता है। बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि किस पर लिखा गया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर गीली मिट्टी, क्योंकि दोनों तरफ नदी थी तो वो गीली मिट्टी पर लिखता था, कोई सिंबल बनाता था और उसको रख देता था, वो सूख जाती थी, वो सिंबल इस तरह से जितना सामान ले गया उसका सिंबल बनाकर रख लेता था, तो सिंबल्स के रूप में लिखना स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या यहाँ पर लिखने की व्यवस्था आई। अब मनुष्य को प्रकृति और कुछ सिखाना चाहती है कि जैसा उसने सीखा इतना ही कुछ नहीं है, नया कुछ भी है। अब उसको कमी क्या देखी थी? पानी की थी, इसलिए वो कहाँ रह रहा था? कहाँ पर रहता था? नदी के बीच में रहता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रकृति ने फिर उसको सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए एक चेंज लेके आई। अब की बार बारिश ज्यादा होगी, मतलब बाढ़ आ गई। अब वो कहाँ जाएगा? पहले तो माइग्रेट कर रहा था, लेकिन अब तो पानी की कमी थी, अब तो क्या हुआ? पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी है। अब वो भागने का भी रास्ता नहीं है कि दोनों तरफ नदियां हैं। उसको तो लगता था इस नदी का पानी खत्म होगा तो मैं इससे लूंगा, इसका खत्म होगा तो इससे। अब उसको नई चीज समझ में आई कि नदी की जरूरत है, नदी के पास रहना है, लेकिन इतना पास भी नहीं रहना है। तो यहाँ से हमें नई नॉलेज मिली कि हमें थोड़ा सा ऊंचाई पर रहना है। ठीक है, तो क्या नॉलेज मिली उसको? थोड़ा सा कहाँ पर रहना है? ऊंचाई पर रहना है। आज वही नॉलेज हमारे अंदर है। आज हम मकान बनाते हैं तो पड़ोसी से 2 फुट ऊपर जरूर बनाएंगे, चाहे पड़ोसी का पहले से ही 4 फुट ऊपर है गली से या रोड से, फिर भी हम उसे 2 फुट ऊपर जाएंगे ताकि पानी आए तो हमारे घर में ना आए। ऊंचे पर रहने की आदत बनेगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई ने उसको बचाया। जैसे ही वो इस नदियों से बचने के लिए बहते हुए कैसे भी वो बचा और आगे बढ़ जाता है, तो उसको एक पर्वत पर शरण मिलती है, एक पहाड़ पर उसको आश्रय प्राप्त हो जाता है, जिस पहाड़ का नाम क्या था? सुलेमान पर्वत। कौन सा पर्वत था? सुलेमान पर्वत। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, हमारी एनसीईआरटी में इसका बात बताई गई है। सुलेमान जो पर्वत है वो आज के टाइम पर, पहले तो ये भारत में ही था, मतलब आदि मानव की एंट्री कहाँ पर हो चुकी है? भारत में हो चुकी है। लेकिन सुलेमान जो पर्वत है आज के टाइम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये एक ऐसा पर्वत है, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये ब्लॉक पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ये ब्लॉक पर्वत है, सुलेमान पर्वत। मानव यहाँ पर बसना स्टार्ट करता है और साथ के साथ उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे 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 वो एक नई चीज को समझता है कि उसके पास कुछ बीज थे, वो जमीन में गिर जाते हैं और जमीन में गिरकर वो एक ऐसा मौसम आता है जिसमें वो अंकुरित हो जाते हैं। वही बीज दोबारा कई तरह से फिर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जो पहले चीज नहीं थी वो चीज वहां पर पैदा हो गई थी। किसके? उसके बीज फेंकने के कारण या उसके वहां डालने के कारण, और अपने आप ही वो नई चीज आई। तो यहीं से उसकी एग्रीकल्चर की व्यवस्था उसके दिमाग में आएगी। तो कह सकते हैं, तो भारत में एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट माना जाता है? सुलेमान पर्वत से। आज तो वो कहाँ है? पाकिस्तान में है, लेकिन 1947 से पहले तो ये पर्वत कहाँ था? भारत का ही हिस्सा था। उसी से आगे आती हमारी किरथर की पहाड़ियां। किरथर की पहाड़ियां तो इसी तरह से क्या है? ये किरथर की
पहाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो इन्हीं को क्या कहा जाता है, पहली यहाँ पर मानव कृषक बस्तियाँ बसनी स्टार्ट हुई। मानव ने एग्रीकल्चर बड़े स्तर पर करना स्टार्ट किया। अभी तक मानव क्या था, फूड गैदरिंग करता था। अब मानव ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब मानव ने यहाँ पर एग्रीकल्चर, उत्पादक हो गया है मानव, इस तरह से व्यवस्था। अब उसको ज़्यादा ज़मीन चाहिए, अब वो ज़्यादा ज़मीन चाहिएगी तो ज़मीनों की तलाश में होगा और ज़मीनों पर कब्जे करेगा, झगड़े स्टार्ट और भी होंगे। लेकिन अभी उसको ज़मीन मिल रही है आराम से, तो और आगे आता है तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगी, एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सिंधु, और सिंधु नदी पर आकर मानव बस जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी होगी। तो हम यहाँ पर फिर पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। तो इस तरह से इंडस सिविलाइजेशन सबसे मैच्योर, सबसे विकसित सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ मानव जब आता है तो बहुत सारी नॉलेज के साथ पहुँचता है। तो नॉलेज जिसके पास है वही ज़्यादा विकसित होता है। कहते हैं जिसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो वो कम इन्फॉर्मेशन वाले लोगों पर शासन करता है या उनसे अपना काम निकालता है। तो इसी तरह से सिंधु सभ्यता के लोग काफ़ी विकसित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको सारी नॉलेज थी कि नदी के पास भी रहना चाहिए, नदी के पास से जो ज़मीन ऊपर है वहाँ पर रहना चाहिए। इस तरह से वो अपनी खेती की ज़मीन अलग रखता था और रहने की व्यवस्था अलग बनाता था। तो आप सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे कि मानव वहाँ पर शहर ऊंचे बने हुए थे, पश्चिम से ऊंचे थे, पूर्व से नीचे थे। तो ये सारी नॉलेज उसको इसी तरह से मिली है। कुछ मानव जो मेसोपोटामिया से जब बाढ़ आती है तो कुछ मानव इधर भी चला जाता है। तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया यूरोप का है। तो इस तरह से मानव फैल जाता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये व्यवस्था कई बार ठीक भी लगती है, अच्छी भी लगती है। तो और लेकिन यहाँ मानव का कैसे आया? ये मानव तो यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में अटलांटिक महासागर है, काफ़ी गैप है, मानव को नाव बनानी नहीं आती। अभी तक मानव इतना बड़ा नहीं हुआ है, इतना बड़ा विकसित नहीं हुआ है कि वो इन समुद्रों को पार कर सके। तो इस तरह की व्यवस्था से मानव का विकास हुआ। तो कई थ्योरी हैं, आपको उन थ्योरियों को समझने में आसानी होगी, ये छोटी सी स्टोरी के रूप में अगर हम समझते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने दिया? यानी कि जो मानव का विकास हुआ उसको कहते हैं चार्ल्स डार्विन। तो किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। बायोलॉजिस्ट थे ये चार्ल्स डार्विन, इनके बारे में याद रखेंगे। आगे और देखते हैं, जो चार्ल्स डार्विन की कौन सी किताब थी, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। द वॉयजेज ऑफ बीगल। तो इस तरह से ये किताब थी। एक और किताब आई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह से भी उन्होंने किताब दी। तो इनके प्रकाशन हुए, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं और याद रखें, ताकि जब ऑप्शन में दिखें तो ये माइंड पर क्लिक कर जाए और हमारा काम चल जाए। इस तरह की व्यवस्था से मानव का विकास हुआ। तो डार्विन थ्योरी ये साइंस में भी आती है, बायोलॉजी में भी इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है। यानी कि पूरा चैप्टर है डार्विनिज्म और मानव का विकास। लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक इसको समझेंगे। आगे देखते हैं। मनुष्य ने क्या है आगे चलकर क्या है कि इस वंश वृक्ष के इतिहास के संबंध में खोज करने के लिए जीव वैज्ञानिकों के साथ साथ पुरातात्विक और जियोलॉजिस्ट भी काम करते हैं। मतलब खुदाई भी होगी तो जियोलॉजिस्ट भी चाहिएंगे, बायोलॉजिस्ट भी चाहिएंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, आर्कियोलॉजिस्ट भी चाहिएंगे, तभी जाकर ये इतिहास लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता। तो इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास बायोलॉजिस्ट भी होने चाहिए जो जीवों के बारे में बताएंगे, पुरातत्वविदों भी होने चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट भी होने चाहिए जो पुरानी चीज़ों के बारे में बताएंगे, उनकी रेडियो डेटिंग करेंगे, जियोलॉजिस्ट भी होंगे जो हमारी
पृथ्वी के अंदर चट्टानों की व्यवस्था को भी बताएंगे और मानव के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। ये सब मिलकर फिर एक इतिहास की रचना करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मानव का विकास। अब देखते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। तो मानव के जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण इसलिए इस प्रकार किया गया है, जैसे वर्ग, क्लास। तो क्लास क्या है मानव की? मेमेलिया। तो क्लास क्या है मानव की? कई बार क्वेश्चन आएगा। ऑर्डर यानी गण, मानव का क्या है? प्राइमेट। तो गण कौन सा है? प्राइमेट। वंश यानी फैमिली कौन सी है? होमोनियार्डिया। क्या है? होमिनोइडिया, उसकी क्या है? फैमिली है, वंश है। श्रेणी यानी जीनस क्या है उसका? होमो। और प्रजाति क्या है? यानी कि प्रजाति उसकी सैपियन। इस तरह से याद रखेंगे। कई बार बच्चे वंश या इनमें क्लास में ही होमो भर देते हैं, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। मानव का उद्भव विकास से संबंधित दो सिद्धांत हैं जो हमने अभी स्टोरी की थी। इन सिद्धांतों को समझने में काफी मदद मिलेगी। हमारे दो सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एकात्म उद्गम सिद्धांत, एक है समानांतर उद्गम सिद्धांत यानी उत्पत्ति। उद्गम का मतलब क्या है? उसकी उत्पत्ति। एकात्म कहा जाता है एक ही जगह से हुए, समांतर यानी सभी जगह मानव उत्पन्न हुआ और उसने अपना विकास किया। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं ताकि ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एकात्म का मतलब क्या है? जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी थी वो उसी पर आधारित है, यूनिटरी ऑर्गेनिक थ्योरी। तो ये क्या है? ये इसको डिफ्यूजन थ्योरी भी कहते हैं, विसरण सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि मानव अफ्रीका में जन्म हुआ और वहां से उसने डिफ्यूजन यानी चलना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मानव पूरी दुनिया में फैल गया। ये बात कहा जाता है किसके बारे में? एकात्म उद्गम सिद्धांत। क्लियर है? तो मानव की उत्पत्ति इस तरह से मानी जाती है। कई इतिहासकार इसको ठीक नहीं मानते। जैसे मैंने भी कहा था कि अमेरिका महाद्वीप पर मानव कैसे पहुंचा, वहां तो उसको जाने का, इसलिए वह थ्योरी वहां पर काम नहीं करती। लेकिन ज्यादा मान्य यही थ्योरी है। आगे है ये समानांतर, मतलब मानव क्या हुआ? मानव का विकास एक ही समय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होमो इरेक्टस आबादी के समानांतर फैलाव से हुआ। जैसे जैसे वो फैला हुआ, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी उसी पर आधारित है। क्योंकि ये कह रहा है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात ही नहीं कर रहा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पर थ्योरी कौन सी काम आती है? एकात्म उद्गम सिद्धांत। और जो होमो इरेक्टस की बात क्या कहता है? कि विभिन्न क्षेत्रों में फैला और समांतर रूप से मानव का विकास हुआ और मानव का फैलाव बन जाता है। तो ये दो थ्योरी मानव के विकास से संबंधित आपको याद रखनी। मानव विकास के 4 प्रमुख चरण हैं, काफी इंपॉर्टेंट चरण हैं। इनको आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से समझना है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख चरण माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं ये समझते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो जो मानव है वो क्या था? स्टार्टिंग का मानव को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव का आदि पूर्वज, मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। दूसरा क्या है? केवल अफ्रीका के प्रवेश में ही प्राप्ति हुई नमूने मिले हैं। शिशु जो हमने कहा था कि क्या? एक कपाल मिला है, सिर मिला है, किसका? बच्चे का। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या मिला है? एक कपाल शिशु का। एक मादा के मानव के नमूने भी प्राप्त हुए हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? मानव का मादा का मानव कंकाल मिला है जिसका नाम क्या बताया गया था? लूसी रखा गया। भौगोलिक वितरण केवल अफ्रीका तक ही सीमित था। इस मानव का जो भौगोलिक वितरण है, ऐसे समझना है, कहाँ तक सीमित था? ये अफ्रीका तक ही सीमित था।
हाथों का मुक्त प्रयोग करता था, मतलब हाथों को प्रयोग करता था बंदरों की तरह। फिर आता है होमो इरेक्टस, ये प्राचीन द्विपद मानव है, मतलब दो पैरों पर चलने वाला सबसे पुराना मानव है। इसका विकास हुआ या इसके अवशेष पाए गए अफ्रीका, एशिया, यूरोप। कहाँ पर? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। इसको ऐसे समझना है। तो हथनौर, नर्मदा में पहला मानव मिला गया। हथनौर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ से पहला मानव के कंकाल मिले। और वो कौन सा मानव था? भारत में मिलने वाला जो मानव के अवशेष सबसे पुराने हैं वो किसके हैं? होमो इरेक्टस के। इसको पिंथेरोथ्रोपस भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ये अफ्रीकेंस हैं, इस तरह से इसको याद रखना है। व्यापक भौगोलिक विवरण हम पहले ही कर चुके हैं कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप, और इसी मानव ने आग का आविष्कार भी किया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आग के बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर आता है थर्ड चरण, आता है होमो सैपियंस। नियांडरथल भी कहा जाता है क्योंकि जर्मनी के अंदर नियांडरथल नाम की एक घाटी है, वहीं से इसके अवशेष मिले स्टार्टिंग के, इसलिए इस मानव का नाम भी नियांडरथल मानव यानी कि आधुनिक मानव कहा गया, मानव होमो सैपियंस कहा गया। और इस तरह से इसको यहाँ से समझ लेंगे। इसके अवशेष भी मिले कहाँ पर? अफ्रीका, एशिया और यूरोप से, और व्यापक भौगोलिक एरिया मिलता है। ये ऐसा मानव था जो अपने मरे हुए का अंतिम संस्कार करता था, अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव था। और जो आज हम मानव कहते हैं होमो सैपियंस, ये हमारे सबसे निकटतम पूर्वज कहा जाता है। क्रो-मैग्नोन के बारे में बात की जाती है। ये प्राय सभी क्षेत्रों में इसके अवशेष मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था। इसकी 3 मुख्य जनजातियां या प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे काकसेसी, मंगलोयड, निर्गोयड और अविर्भाव हुआ। इस तरह से ये मानव एक विकसित मानव के रूप में सामने आता है। तो याद रहेंगे। तो इसको आप एक बार जो लिखा है उसको हटा देता हूँ, इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हमारे मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।